बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है और मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस ठंड के कारण राज्यवासियों को यानी कि पूरे बिहार वासियों को राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। जब पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं पर 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। इस सर्दी के मौसम में परेशानी और बढ़ सकती है, खास करके सुबह और रात के समय जब कोहरा अधिक घना होता है। तब मौसम विभाग ने जिन जिलों को लेकर के कोल्ड अलर्ट जारी किया है उनमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तापमान सामान्य से अधिक कम रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर जिन जिलों में घने कोहरे रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा, उनमें है समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, नवादा, लखीसराय और जमुई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सुबह और फिर रात के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो जाएगी। इसका असर सड़क यातायात पर भी पड़ सकता है और फिर गाड़ी चालकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्यों की पहचान को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे देश में डेटा को लीक किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने इस संबंध में अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो बयान पोस्ट किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर के हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश के सामने बांग्लादेशी घुसपैठी और फिर रोहिंग्या घुसपैठी दोनों एक बड़ी समस्या बन गए हैं। जब बंगाल की ममता बनर्जी सरकार गेटवे बन गई है। वैसे तो 1971 से बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ रोहिंग्या बांग्लादेशी दोनों आए। अब ये देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है जो कि कट्टरपंथियों की एक जमात बन गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अभी देश के अंदर शहरों में जो भी सर्विसेज है, चाहे अमेजन का सर्विस हो, फ्लिपकार्ट का हो, जोमेटो का हो, स्विगी का हो या फिर जितने ऐसे संस्थान हैं जो खाना पहुंचाते हैं, इनमें बहुसंख्यक बांग्लादेशी मुसलमान और फिर रोहिंग्या मुसलमान लगे हैं। अब मैं उन कंपनी के लोगों से ये कह रहा हूं और फिर संबंधित राज्य सरकार से भी निवेदन करता हूं कि हर राज्य में ये प्रेशर डाले कि बांग्लादेशी और फिर रोहिंग्यों को अपने सिस्टम से निकाल दें। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जल्द ही जदयू में एंट्री हो सकती है, राजनीति में एंट्री हो सकती है। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक होली के बाद उनके सक्रिय राजनीति में शामिल होने की संभावना है। सिर्फ नीतीश कुमार से हरी झंडे मिलने का इंतजार है। मुख्यमंत्री के करीबी जदयू सूत्रों ने बताया है कि निशांत कुमार राजनीति में प्रवेश कराने की मांग पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार बढ़ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल से जेडीयू में निशांत का नाम चर्चा में है। जेडीयू कार्यकर्ता उन्हें पार्टी में शामिल कराने की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर वहीं पर दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। यह निशांत कुमार का नाम वक्त वक्त पर चर्चा में बने रहता है, लेकिन जदयू के वरिष्ठ नेता इस मामले पर बोलने से भी परहेज कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के 3 जिलों में तारामंडल जल्द स्थापित होंगे। जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी, इन 3 जिलों में तारामंडल स्थापित के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इन तीनों जगह चिन्हित जमीन पर तारामंडल स्थापित करने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की टीम तीनों जिलों में चिन्हित जमीन का निरीक्षण करने आएगी। केंद्रीय टीम द्वारा तारामंडल के लिए उपयुक्त जमीन के संबंध में रिपोर्ट देने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रालय की देखरेख में ही तारामंडल का भवन निर्माण होगा। एक तारामंडल की स्थापना पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च होती है। जब किसी भी राज्य में तारामंडल की स्थापना के लिए केंद्र और फिर राज्य सरकार द्वारा बराबर राशि खर्च करने का प्रावधान है। अभी बिहार में पटना और दरभंगा में तारामंडल, अब 3 और जिलों में तारामंडल बनाया जाएगा। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों से
अक्सर अलग अलग तस्वीरें सामने आती रहती है। अब एक बार फिर से बिहार के एक सरकारी स्कूल का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अब स्कूल में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में एक स्कूली बच्चे से टॉयलेट साफ कराने का मामला सामने आया है। आपको बता दो कि इस पूरे मामले की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद अब अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेते हुए मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की है। मामला मुजफ्फरपुर की औराई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सगड़ी पश्चिमी का है, जहां की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें एक स्कूल ड्रेस पहने एक छात्र द्वारा टॉयलेट साफ किया जा रहा था। हालांकि जब इस मामले में स्कूल के हेडमास्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चे का पेट खराब था तो फिर टॉयलेट गंदा हो गया तो उसने खुद ही साफ किया। वहीं पर सवाल उठता है कि जब स्कूल में बालक और फिर बालिका के लिए अलग अलग टॉयलेट है तो फिर छात्र बालिका वाले टॉयलेट में क्यों गया था। हालांकि अब इस मामले में औराई बीडीओ विनीत कुमार सिन्हा ने संज्ञान लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इसी कड़ी में रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नरेला में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और राज्य की मौजूदा आम आदमी पार्टी पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना वादा पूरा नहीं कर सकती है, ये झूठ बोलकर ही आगे बढ़ने वाली पार्टी है। आपका असली नाम अवैध कमाई पार्टी है। यह सरकार ने दिल्ली के शराब घोटाले का पैसा पंजाब, गोवा और फिर गुजरात में खर्च किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में 1 फरवरी से ई ऑफिस पद्धति लागू की जाएगी। इसके तहत अब सभी सरकारी कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे और फिर कागजात तो फाइल की जगह कंप्यूटर में रहेंगे। ये व्यवस्था खास करके अंचल, प्रखंड और फिर एन कार्यालयों में लागू की जाएगी। इस बदलाव से सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में तेजी आएगी और फिर एक क्लिक में सभी जानकारी सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम से प्रशासनिक कामकाजी दक्षता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस बनाने का निर्णय लिया है, जिसका मतलब है कि अब फाइलों का बोझ नहीं होगा और सभी काम कंप्यूटर पर ही होंगे। इस व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। इस नए सिस्टम को ई ऑफिस नाम दिया गया है। इसके माध्यम से सभी सरकारी दफ्तर जैसे कि समाहरणालय, अंचल कार्यालय एक दूसरे से डिजिटल रूप से जुड़े रहेंगे। जब फाइलों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में लगने वाले समय अब कम होगा, जिसमें काम तेजी से होगा। इससे आम लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए अब कम इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल केंद्र सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिससे कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को अपने उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की सुविधा देने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पूसा परिसर में गणतंत्र दिवस परेड के बाद लगभग 400 किसानों के साथ बातचीत करते हुए चौहान जोर देकर के कहा है कि खेत से उपभोक्ता मॉडल किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और फिर किसान इसकी आत्मा है। भारत किसानों के बिना प्रगति नहीं कर सकता। यद्यपि कृषि राज्य का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों, बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम कह दिया था और कहा था कि इस नाम से उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। अब इस पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम का पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर इस अवार्ड का प्रावधान नहीं है तो फिर कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास उन्होंने गंदा कर दिया है। संतोष सिंह ने कहा कि हाँ, बिल्कुल इनको फादर ऑफ क्राइम का पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर संविधान में इसका प्रावधान नहीं है तो कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास उन्होंने गंदा किया है। सिर्फ बिहार का ही नहीं, जंगल राज को जिसने भी देखा है बिहार आने से आज भी डरते हैं। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष ने सही कहा है कि इनको फादर ऑफ क्राइम का अवार्ड मिलना चाहिए। दोस्तों,
दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षकों के तबादले और फिर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और फिर सुव्यवस्थित तरीके से की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस डिजिटल पहल से शिक्षकों के तबादले में होने वाली गड़बड़ी और फिर देरी पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सकेगा। अब तक शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया मैनुअल होती थी, जिसमें कई बार भ्रष्टाचार और फिर अनियमितताएं देखने को मिलती थी। ये नई डिजिटल प्रणाली इस समस्या का समाधान पेश करती है और फिर शिक्षकों को उनके अधिकार और फिर योग्य के अनुसार नियुक्त की जाती है। इस प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहले चरण की सूची जनवरी के अंत तक जारी की जाएगी और फिर बाकी 3 चरण फरवरी में होंगे। जब मैनुअल तरीके से किए जा रहे तबादलों के मुकाबले ये सॉफ्टवेयर आधारित प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि पूरी तरीके से पारदर्शी भी होगी, जिससे शिक्षकों को गलत जगह पोस्ट करने या फिर अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा के 8वें चरण का ऐलान हो चुका है। जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 8वें चरण में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की शुरुआत 30 जनवरी से सीवान से होगी। जहां आपको बता दूं कि बिहार राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया है कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के क्रम में 30 जनवरी को सीवान जिला के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 31 जनवरी को सारण, 1 फरवरी को वैशाली जिला में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एजाज अहमद ने बताया है कि कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू की हस्ताक्षर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। उसी के अनुसार तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में राज्य कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी जिलों में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। दोस्तों, बिहार में इंजीनियरिंग और फिर ITI की फीस में कमी को लेकर के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और फिर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बताया है कि पहले बिहार से बहुत सारे छात्र इंजीनियरिंग और फिर ITI की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते थे, लेकिन अब इस परिवर्तन के बाद बिहार में ही इन तकनीकी शिक्षा को सस्ती दरों पर उपलब्ध करा करके मुख्यमंत्री ने छात्र के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। मंत्री सुमित सिंह ने कहा है कि अब बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई मात्र 10 रुपए और फिर ITI की पढ़ाई 5 रुपए में की जा रही है। इस कदम से न केवल छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि वे बिहार में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और फिर यही अपने करियर की शुरुआत करेंगे। इससे बिहार में युवा शक्ति का सदुपयोग होगा और फिर बिहार की विकास की गति और तेज होगी। दोस्तों, बिहार में नौकरी की बाट जो रहे युवाओं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसकी आहट 26 जनवरी को ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान सुनाई दी है। दरअसल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान कहा है कि कानून का राज कायम रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ध्वजारोहण के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने अब तक 9 लाख लोगों को नौकरी दी है और 24 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस साल के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरियां देगी और फिर युवाओं के लिए 34 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी। राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। खान ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं और फिर बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज और फिर अस्पताल है। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जा रहे हैं। दोस्तों, देश के किसानों के लिए राज्य और फिर केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को सब्सिडी या फिर लोन जैसी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा सरकार किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए भी योजनाएं चला रही है, जिसमें से केंद्र सरकार की एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। इस योजना के लाभार्थी के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस योजना की 19वीं किस्त को बिहार से जारी की जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 24 फरवरी को जारी की जाएगी। हालांकि इसे लेकर के सरकार की वेबसाइट पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इसे अपडेट किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र से जारी की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसके पूरे पैसे 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके किसानों के खाते में डाला जाता है। किसानों को सरकार
डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसे भेजती है। दरअसल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि किसानों को 19वीं किस्त का पैसा 24 फरवरी को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार के कृषि मंत्री और फिर मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ कृषि और फिर किसानों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और फिर बेहतर खेती के लिए सब्जी विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 75% की सहायता प्रदान उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 75% सहायता अनुदान उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार की इस बेहतरीन योजना का उद्देश्य उन्नयन तकनीकों और फिर संसाधनों के माध्यम से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके और फिर अपनी आय को दोगुना कर सके। तो ऐसे में आइए अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से हम बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए शुरू की गई सब्जी विकास योजना से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देते हैं। तो आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत शामिल प्रावधान के बारे में बात की जाए तो गर्मा हाइब्रिड सब्जी बिचड़े का वितरण होता है। जहाँ आपको बता दें कि किसानों को निम्नलिखित सब्जियों के हाइब्रिड बिचड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। उनमें है बैगन, तरबूज, खरबूजा। वहीं पर सहायता अनुदान के बारे में बात की जाए तो इन पर अधिकतम 75% तक अनुदान दिया जाएगा, जो हम आपको बताने वाले हैं। जहाँ किसानों को संकर किस्म के बीजों पर सब्सिडी दी जाएगी। इनमें शामिल है कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी, मिर्च। आपको बता दूं कि सब्जी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, बिचड़े और फिर तकनीकी सहायता उपलब्ध करा करके उनकी उपज और आय को बढ़ाना है। ये योजना कृषि को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी के बिना बिहार में कोई भी गठबंधन जीरो है। उन्होंने कहा कि वीआईपी ने बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में इसे साबित कर दिया है। उन्होंने लोगों से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि बाबा साहेब ने एक ऐसा संविधान दिया जो कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और फिर सम्मान प्रदान करता है। उनकी ये प्रतिभा न केवल उनके आदर्शों की याद दिलाती है, बल्कि हमें ये प्रेरणा भी देती है कि हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चल करके सामाजिक न्याय और फिर प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि कल का समय हमारा होगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे कहते हैं कि बाबा साहेब का नाम लेना अब फैशन हो गया है। उन्होंने कहा कि सही बात है कि भाजपा वालों के दिल में बाबा साहेब कभी भी हो ही नहीं सकता, नहीं है। जो भी आरएसएस की गोद में जाएगा उसका बयान ऐसा ही होगा। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों को परीक्षा समय और फिर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देशों से अवगत करा दिया है। बोर्ड ने ताज़ा नोटिस में बताया है कि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करने पर आपराधिक अतिक्रमण, 2 साल का प्रतिबंध और फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट की चेतावनी दी है। जब बिहार बोर्ड ने बीएसईबी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्रों में जबरन और फिर अनाधिकृत प्रवेश के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। हाल ही में बीएसईबी ने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का निर्देश दिया है। या परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। जब बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक 2 पालियों में आयोजित होने जा रही है। यह पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दोस्तों, बिहार के बांका जिले में एक दिल खुश कर देने वाला नजारा देखने को मिला है, जहां पर एक परिवार के घर बेटी पैदा होने पर जम करके जश्न मनाया। जब बताया जा रहा है कि इस घर में 45 साल बाद किसी बेटी का जन्म हुआ है, जिससे घर के सदस्य खुशी से झूम उठे हैं। इस खुशी के अवसर पर उन्होंने एक अनोखी शोभा यात्रा को निकाल करके बेटी का स्वागत किया है। जानकारी के अनुसार बिहार के बांका जिले के बनगमा पंचायत की पंचायत समिति सदस्य शांति देवी के घर में उनकी पुत्र वधू को पुत्र की प्राप्ति हुई है। करीब 45 साल बाद उनके घर में ऐसा अवसर आया है जब उनके घर परिवार में किसी बेटी ने जन्म लिया है। शांति देवी का कहना है कि उनके पुत्र संजीव कुमार शर्मा और फिर बहू खुशबू कुमारी को बीते 22 जनवरी को बेटी की प्राप्ति हुई। यह इस खुशी में 23 जनवरी को पूरे शान शौकत और फिर सम्मान के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शानदार तरीके से फूलों से सजे वाहन में कई गाड़ियों के काफिले के साथ दोनों पति पत्नी अपनी नवजात बच्ची को लेकर के गाँव पहुंचे। गाड़ियों के
काफिले के साथ शोभा यात्रा गांव बतनामा पहुंची तो फिर बड़ी संख्या में लोगों ने जम करके स्वागत किया। दोस्तों, बिहार के करीब 200 से अधिक आईपीएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन समर्पित करना होगा। इसको लेकर के गृह विभाग द्वारा डीजीपी को पत्र लिखा गया। विभाग ने बताया है कि 22 जनवरी तक बिहार कैडर के केवल 123 आईपीएस अधिकारियों ने ही वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पर समर्पित किया है। अब ऐसे में बिहार कैडर के सभी बचे अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है, या ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों का वेतन भी रोका जा सकता है। आपको बता दूं कि अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली के तहत सभी आईपीएस अधिकारियों को 1 जनवरी को उपलब्ध संपत्ति के आधार पर इस पेरोल सिस्टम पर वितरण देना होगा। यह केंद्र सरकार से अनिवार्यता निगरानी स्वच्छता दिए जाने के लिए ये एक आवश्यक शर्त है। अचल संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने तक आईपीएस अधिकारियों की मूल्यांकन रिपोर्ट भी विभाग के स्तर पर लंबित रहती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने इस जिले को एयरपोर्ट की सौगात दी है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कोसी क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा एयरपोर्ट से छोटे विमानों की उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे सहरसा, सुपौल और फिर मधेपुरा के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जब सहरसा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार और उड़ान सेवाओं की शुरुआत के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जहाँ एडीएम संजीव चौधरी के अनुसार एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन की नापी का काम पूरा हो चुका है। जब फिलहाल एयरपोर्ट का रनवे 950 मीटर लंबा और फिर 800 फीट चौड़ा है, जो कि व्यावसायिक उड़ानों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इस योजना के तहत रनवे की लंबाई 2.5 किलोमीटर से अधिक की जाएगी, ताकि छोटे व्यावसायिक विमानों का परिचालन शुरू हो सके। दोस्तों, बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, ताकि वे अपने उच्च शिक्षा के सपनों को पूरा कर सके। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक लोन मिलने का अवसर मिलेगा। जहां लोन लेने का अवसर मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे पैसों की कमी के कारण वे अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बिहार राज्य के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ये लोन छात्रों को विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मिलेगा। लोन चुकाने की अगर समय के बारे में बात किया जाए तो यदि लोन की राशि 2 लाख रुपए तक है तो फिर छात्रों को इसे अधिक। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले से एक और फर्जी अधिकारी का पर्दाफाश हुआ है, जहां पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को समस्तीपुर का एडीएम बता रहा था। ये घटना सौनकी थाना क्षेत्र के दलान रिसोर्ट की है, जहां पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ वीआईपी सुविधा की मांग की थी। इसके बाद रिसोर्ट के मालिक को इस शख्स पर शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच करके इस फर्जी एडीएम अभिनव कुमार और फिर उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सभी लोग नशे की हालात में एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे और फर्जी धौंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अभिनव कुमार ने खुद को आईएएस अधिकारी बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग समस्तीपुर में है, लेकिन पुलिस द्वारा आईडी मांगे जाने पर वह उसे प्रस्तुत नहीं कर सका। जब पुलिस ने जांच की तो फिर उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। आरोपी अपने साथियों के साथ एक स्कॉर्पियो कार में था, जिनमें से 3 साथी फरार होने में सफल रहे। जब पुलिस के मुताबिक फर्जी एडीएम और फिर उसके साथियों पर धौंस दिखाने का और अवैध रूप से वीआईपी सुविधा का लाभ उठाने का आरोप है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के 7 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इन 7 हस्तियों में लोक सेवक किशोर कुणाल का नाम भी शामिल है। किशोर कुणाल को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल ने पद्मश्री सम्मान को लेकर के असंतुष्टि जताई है। उनका मानना है कि वे इसे बड़ा पुरस्कार डिजर्व करते हैं। जब परिवार का मानना है कि उन्हें पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न मिलना चाहिए। आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल ने कहा है कि सिविल सेवा में उन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है और इस फैसले से ही वे काफी खुश हैं। उन्होंने बताया है कि उन्हें दिल्ली में रहने वाले एक शुभ चिंतक ने इस बात की जानकारी 23 जनवरी को दी थी। उन्हें बताया गया है कि उनके पिताजी को पद्मश्री मिलने जा रहा है। बिहार सरकार ने भी उनके लिए पद्म विभूषण की मांग की थी, लेकिन उन्हें पद्मश्री मिला। जहाँ इससे वे निराश नहीं है। उनका मानना है कि कोई भी पुरस्कार उनके पिता के कद को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। यह दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल ने कहा है कि पद्मश्री पुरस्कार से वे खुश तो हैं, लेकिन इससे बड़ा पुरस्कार
पुरस्कार भी उन्हें आगे मिलना चाहिए। जहाँ आगे वे उम्मीद करती हैं कि इस दिशा में भी मांग की जाएगी। उन्हें इस बार कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पद्म पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन बिहार सरकार ने पद्म विभूषण की अनुशंसा की और इसे ही भारत सरकार ने मानते हुए पद्मश्री दिया। यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, सब्जी की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी शुरुआत की है। राज्य सरकार ने सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्जी विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार किसानों को सब्जियों के बीज पर सब्सिडी दे रही है ताकि किसान इस योजना की तरफ आकर्षित हो। सब्जी विकास योजना के तहत बैगन, तरबूज और फिर खरबूज और सब्जी बीज वितरण, हाइब्रिड कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और फिर मिर्च इकाई लागत का 75% का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत सब्जी में किसी एक में से ही निर्धारित सीमा के तहत फायदा लिया जा सकेगा। जहाँ सब्जी के बीज पर प्रत्येक किसान को न्यूनतम 1000 और फिर अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का बीज पाने वाले किसानों को न्यूनतम 0.25 एकड़ और फिर अधिकतम 2.5 एकड़ तक का बीज सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पहले से अपडेटेड राजस्व रसीद, ऑनलाइन अपडेट रसीद, वंशावली, इकरारनामा के आधार पर विधि मान्य भू स्वामित्व का प्रमाण पत्र में से कोई भी एक होना अनिवार्य है। अगर आवेदक का नाम भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो फिर भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना जरूरी है। या गैर रैयत कृषक इकरारनामा के आधार पर योजना का फायदा ले पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। दोस्तों, किशनगंज शहर में रेलवे ठेकेदार RN चौधरी को के बंद पड़े घर में डाका पड़ गया। जहां घर में घुसे चोरों ने 20 लाख रुपए कैश समेत 50 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। रविवार सुबह करीब 9 बजे जब रेलवे ठेकेदार के कर्मचारी पहुंचे तब उन्हें चोरी की घटना का पता चला है, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने ठेकेदार RN चौधरी को दी। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। जब गृह स्वामी किसी काम में से बेंगलुरु गए थे। जब घर में घुसे अपराधियों ने 20 लाख नगद और फिर सोने के जेवरात चुरा लिए। बदमाश इतने शातिर थे कि सबसे पहले घर के CCTV कैमरे को कपड़ों से ढक दिया। जब चोरी के बाद बदमाश CCTV का हार्ड डिस्क भी साथ लेकर चले गए, जिससे उसकी पहचान न हो सके। चोरी की रकम 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हालांकि भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। घटनास्थल सदर थाना से बिल्कुल भी करीब चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जब गृह स्वामी के वापस आने के बाद ही चोरी हुए सामानों का स्पष्ट रूप से आकलन हो सकेगा। दोस्तों, वक्फ बिल पर JPC की बैठक खत्म हो गई है। JPC में सत्तापक्ष के 14 संशोधनों को पारित किया गया है। वहीं पर विपक्ष के सभी संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है। विपक्ष ने 44 संशोधन पेश किया था, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। JPC की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी। JPC की बैठक में कल भी हंगामा हुआ। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। JPC की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। 6 महीने के दौरान विस्तृत चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे हैं। ये हमारी अंतिम बैठक, इसीलिए समिति द्वारा बहुमत के आधार पर 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाव दिए थे, जब हमने उनमें से प्रत्येक संशोधन को आगे बढ़ाया और इस पर वोटिंग हुई, मगर उनके समर्थन में 10 वोट पड़े और फिर उसके विरोध में 16 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी दलों के संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारत सरकार ने बिहार को लगभग 2700 करोड़ से अधिक रुपए की विशेष सहायता उपलब्ध कराई। विशेष सहायता के तौर पर ये बढ़ता ही जा रहा है। तब पहले बिहार को 5000 करोड़, फिर 25,000 करोड़ और फिर 2700 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये सहयोग बिहार के विकास में सहायक सिद्ध होगा। वहीं पर उत्तराखंड में UCC कानून लागू किए जाने पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के द्वारा विरोध किए जाने पर सम्राट चौधरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जदयू का ये मुद्दा राज्य का मामला है और फिर नीतीश कुमार जो भी फैसला करेंगे वो बिहार में लागू होगा। राजद कार्यालय में झंडा तोलन के समय राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और फिर तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये सब पार्टी का निजी मामला है। यह देश का सम्मान करना या फिर ना करना पार्टी के हिसाब से होता है। यह नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में प्रवेश के बारे में पूछे गए सवाल पर सम्राट चौधरी ने कुछ भी बोलने से बचते हुए इस पर टिप्पणी नहीं की है। वहीं पर दूसरी ओर उत्तराखंड में UCC बिल के खिलाफ बीजेपी की
पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी को संविधान से कोई भी संबंध नहीं रखती है, बल्कि उन्माद की राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी का मकसद समाज में नफरत फैलाना है, जबकि संविधान और फिर समाज के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू करके द्वेष, घृणा, नफरत का संदेश देना चाहते हैं और संविधान के प्रतिकूल आचरण करना चाहते हैं। उन्होंने यूसीसी लागू करने पर घोर विरोध किया है। दोस्तों, किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव की मांग जोर पकड़ रही है। जब किशनगंज जिला उत्तर बंगाल, बिहार और फिर सिक्किम का प्रमुख प्रवेश द्वार होने के बावजूद भी यहां वंदे भारत का कोई भी ठहराव नहीं है। जब वर्तमान में कोलकाता जाने वाले यात्रियों को वंदे भारत पकड़ने के लिए 80 किलोमीटर दूर बारसुई तक की यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। जब किशनगंज में स्थित मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और फिर पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 1000 से अधिक छात्र और फिर करीब 500 शिक्षक और डॉक्टर इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर के किशनगंज में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग की। आपको बता दें कि एचडब्ल्यूएच रूट पर चलने वाली इस ट्रेन का ठहराव किशनगंज में होने से न केवल शैक्षणिक क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि पर्यटन और फिर व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह क्षेत्र के समग्र विकास और फिर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वंदे भारत का ठहराव आवश्यक माना जा रहा है। इससे छात्रों, व्यापारियों और फिर पेशेवरों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा, जो सरकार की समावेशी विकास की नीति के भी अनुरूप होगी। दोस्तों, बिहार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। ये एनडीए घटक दलों के सभी कार्यकर्ता संयुक्त रूप में शामिल हुए, जन नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने की है। इस दौरान डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि नीतीश सरकार आज भी है और कल भी रहेगा। यह लालू तेजस्वी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों की पाप धोते धोते। 2005 तक लालू के शासनकाल में अपराध का माहौल था, सड़क नहीं थे, गड्ढे थे, जो लालटेन को हम लोगों ने अलविदा करके बिजली की रोशनी में लाए हैं। जब उनके पाप को धोते धोते आज हम लोग भी स्वच्छ जल से थोड़ा गंदा होते जा रहे हैं। लालू के राज में जो अपराधी पैदा हुए, जिस तरह एक राक्षस मरता है तो फिर 100 राक्षस पैदा लेता है, उसी तरह एक अपराधी समाप्त होता है, 100 अपराधी फिर से पैदा हो गए। एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार में रोड बन रहा है, बिजली मिल रही है और फिर चांदी के चम्मच लेकर के जन्म लेने वाला राजकुमार बाढ़, सुखाड़ और गणतंत्र दिवस का दिन आता है तो फिर वे विदेश भाग जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष को नैतिक अधिकार नहीं है, जो कि हमारा बिहार में कानून का राज चल रहा है, उसके बारे में कुछ बोलने का।